हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनी सवाल इंस्टीट्यूट। आई एम लवजीत। सो अगेन हम जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के, उसमें एक और न्यूमेरिकल देखेंगे कूलम्ब्स लॉ का, जो कि न्यूमेरिकल है 3 point charges of and are kept at the vertex A, B and C respectively of an equilateral triangle of side 20 centimeter as shown in the figure. Okay. What should be the sign and magnitude of the charge to be placed at the midpoint M of the side BC so that the charge at A remains in equilibrium? ओके तो आपने क्वेश्चन को सुन ही लिया, अब इसको अच्छी तरह से समझते हैं क्वेश्चन को, फिर हम इसका सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो डायग्राम गिवन है यहाँ पे, वो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं। तो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि हमें क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा जा रहा है। तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जिसके ऊपर की चार्जेस हमें दिए हुए हैं ए, बी एंड सी। इसके ऊपर चार्ज है इस वर्टेक्स पे +2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे है -3 माइक्रोकूलम और यहाँ पे रखा हुआ है -3 माइक्रोकूलम। तो आप देख रहे हो, एक बात तो क्लियर है कि -3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम यहाँ पे दोनों पे सेम चार्जेस रखे गए हैं, तो मतलब डिस्टेंस भी सेम होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस होगा। सो अगर ये डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है, तो फोर्स भी क्या करेंगे, इक्वली लगाएंगे। अगर ये डिस्टेंस सेम है तो फोर्स भी इक्वली लगेगी इसकी वजह से, और इसकी वजह से दोनों फोर्सेस सेम होंगी। वो बात हम अभी करेंगे बाद में। सो यहाँ पे हमारे पास और क्या गिवन दिया हुआ है, और उन्होंने कहा है इसकी जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर है। तो ये भी कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर, ये भी कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा है कि क्या करें कि BC के मिड पॉइंट पे कितना चार्ज रखें, किस अमाउंट का चार्ज रखें मिड पॉइंट पे, इसे हम ले लेते हैं कि ये जो है इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो मैं ये क्वेश्चन दोबारा से पढ़ देता हूं। व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट M ऑफ BC so that the charge at A remains in equilibrium? जो चार्ज A पे है, ए पॉइंट पे रखा गया है, वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब है उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाए, कोई भी नेट फोर्स जो है वो नहीं लगनी चाहिए। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं चार्ज ले लेता हूं QA है, ये वाला चार्ज मैं ले लेता हूं QC है, और ये वाला चार्ज जो है वो मैं QB कह देता हूं। क्लियर? तो अभी हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन QA ड्यू टू QB। तो QB की वजह से QA पे कितनी फोर्स लगेगी, FAB ले लो इसे, इज इक्वल टू K QA QB ओवर, ये डिस्टेंस में R कंसिडर कर रहा हूं अभी के लिए, बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे। ये भी R हो गया, ये भी R हो गया, तो R स्क्वायर। तो फर्स्ट रिलेशन है मेरे पास। अब हम लिखेंगे फोर्स ऑन QA फिर से, बट ड्यू टू QC, C पे रखे हुए चार्ज की वजह से A पे रखे हुए चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, उसे ले लेते हैं FAC। तो ये आ जाएगा K QA QC डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, ये भी R ही रहेगा। तो अभी हमें दिख रहा होगा कि जो फोर्सेस हैं वो सेम होंगी। क्यों फोर्सेस सेम होंगी? बिकॉज वी नो इन द क्वेश्चन QB is equals to QC। QB जो है वो QC के इक्वल ही है, तो इसका मतलब सारी चीजें तो सेम आ रही है। K दोनों में है, Q है दोनों में है, R सेम है, QB और QC इक्वल हो गया, इसका मतलब दोनों फोर्सेस सेम हो जाएगी। सो FAB is equals to FAC। तो दोनों फोर्सेस तो सेम है, वो हमें क्लियर है, और फोर्सेस कितनी होंगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों फोर्सेस को मैं इक्वल लिख रहा हूं F डैश के। क्लियर? दोनों फोर्सेस को मैंने कह दिया है कि दोनों फोर्सेस F डैश है, मतलब ये भी इस पे F डैश फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे F डैश फोर्स लगा रहा है। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, ये फोर्स लगाएगा इसको X डायरेक्शन में, ये फोर्स लगाएगा इसको S डायरेक्शन में। सो अब हमारे पास फिर से 11th क्लास में जो हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा हुआ है, बिकॉज जो फोर्सेस होती हैं वो वेक्टर
क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब दो फोर्सेस, दो वेक्टर्स के बीच में जो लाइन है वो उन दोनों का रिजल्टेंट होती है। क्लियर, ये हमें पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे बता देता हूं मैं, अगर एक लाइन ये है, दो एडजेसेंट लाइंस है पैरेललोग्राम की, एक वेक्टर ए यहाँ पे है, एक वेक्टर बी यहाँ पे है, तो उन दोनों का जो डायगोनल होता है, उन दोनों का जो डायगोनल होता है, बीच से लाइन जाती है, वेक्टर आर ले लेते हैं, वो उन दोनों का रिजल्टेंट होता है। मतलब आर जो है वो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर, या फिर आर का जो मैग्नीट्यूड लिखा जाता है वो लिखा जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा एंगल यहाँ रहेगा जो इन दोनों के बीच में है, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे थीटा है वो रहेगा। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है समझाने के लिए, वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब क्यों यूज कर रहे हैं, अब ये मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि हमने यहाँ पे कोई चार्ज रखना है, कोई वैल्यू रखनी है चार्ज की, कोई मैग्नीट्यूड रखना है, ताकि यहाँ पे रखे हुए चार्ज की वजह से जो फोर्स है दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों की वजह से इस पे फोर्स निकाल रहा हूं, नेट फोर्स। तो अगर अभी हमारे पास नेट फोर्स नहीं आई, अभी हमने सिर्फ ये निकालना है कि ये इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है और ये इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है। अभी इस पॉइंट पे कितनी नेट फोर्स है वो निकालेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। ये एफ डैश फोर्स है, ये भी फोर्स एफ डैश है, और इन दोनों का मैं ले लेता हूं एफ, इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने ले लिया एफ। क्लियर, ये एफ डैश वेक्टर है, ये एफ वेक्टर, और ये भी एफ डैश वेक्टर है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल कितने होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के, 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। मतलब दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। और ये एफ की वैल्यू जो अभी मैंने समझाया आपको, रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट एफ डैश का स्क्वायर, दूसरा भी क्या है एफ डैश का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो एफ डैश का स्क्वायर प्लस एफ डैश का स्क्वायर इंटू 2 इंटू एफ डैश, दोनों सेम ही है, इंटू cos थीटा। अब इसकी वैल्यू फिल कर देंगे तो रिजल्टेंट फोर्स हमें मिलेगी। तो ये सेम है, इसीलिए मैं अभी जनरल फॉर्मूलेज में ले रहा हूं, अभी वैल्यू नहीं पुट कर रहा। यहाँ पे सबसे इजी रहता है कि पहले इसे थोड़ा इजी बना लो, फिर जाकर के वैल्यू पुट कर दो, नहीं तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो एफ डैश दोनों इक्वल हैं, तो ये आ जाएगा 2 एफ डैश स्क्वायर प्लस ये भी 2 एफ डैश स्क्वायर, साथ में cos थीटा। क्लियर, सो एफ आ जाएगा 2, कॉमन निकाल सकते हो आप चाहे, यहाँ पे 2 एफ डैश स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ये बचा 1 प्लस cos थीटा। ये तो जस्ट मैं अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो अंडर रूट 2 बाहर रख लो और एफ डैश स्क्वायर से अंडर रूट करके एफ डैश बचा, और ये बचा यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा। अब आप वैल्यूज फिल कर सकते हो, ये तो मैंने जनरल फॉर्मूला बना दिया। अगर आपको जनरल क्वेश्चन भी आता है, सारी क्यू समथिंग कोई वैल्यूज दी होती है, थीटा दिया होता है, तो ये निकलनी थी फोर्स। क्लियर, अगर आपको जनरल क्वेश्चन आ जाता है तो ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई फोर्स जो है। अब ये फोर्स कौन सी होंगी, ये वाली फोर्सेस जो है एफ डैश, इसी को लिया ना मैंने इसके इक्वल, तो ये फोर्स निकालनी जरूरी है। अब तो फोर्स है K इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी ओवर आर स्क्वायर, और साथ में ये अंडर रूट 1 प्लस cos 60 डिग्री, 1 प्लस cos 60 डिग्री। तो ये फोर्स निकालनी है हमें, तो इसकी पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे। 1.414 मल्टीप्लाई K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, पहले चार्ज की वैल्यू है आप -3 और दूसरे चार्ज की वैल्यू है यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम। तो -3 तो मैं नहीं ले रहा क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में कंसिडर कर रहा हूं, तो 3 है एक, दूसरा 2 है, और इसका 10⁻⁻6 आएगा क्योंकि इसको मैं कन्वर्ट करूंगा कूलम में, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दिया, और इसका भी आएगा -6, 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12, 2 बार आएंगे। नीचे r कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर,
20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया ऐसा यूनिट में। ये चीज की गलती मत कर देना कभी भी, एक ही यूनिट होनी चाहिए, या तो सारी सीजीएस करो या सारी ऐसा ही करो। तो ऐसे यूनिट में मैंने कन्वर्ट किया है 0.2 का स्क्वायर, और साथ में ये जो वैल्यू आएगी 1 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो सारी चीजों को सॉल्व करने के बाद जो फोर्स की वैल्यू आती है वो आती है 2.34 न्यूटन, 2.34 न्यूटन्स। सो ये तो अभी यही फोर्स आएगी, नेट फोर्स इस पे कितनी लग रही है, पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, वो आ रही है 2.34 न्यूटन। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद हमने क्या इंपॉर्टेंट स्टेप करना है। तो मैं इसको यहां से रब कर दे रहा हूं, आप फिर से नोट कर लेना। अब ये दोनों हैं, इसके पास अलोंग एम ए एम, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है अलोंग ए एम, ए एम के अलोंग ये फोर्स है, नेट फोर्स आई है 2.34। अब यहां पे कितना चार्ज रखें कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस हो जाए। हाँ, मुझे चार्ज निकालना है, एक चीज तो मुझे पता है कि ये दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए, तभी यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगी। क्वेश्चन में यही बोला है ना कि नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो कब होगी, जब जितनी यहाँ पे फोर्स है उतनी ही यहाँ पे फोर्स आ जाए, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आ जाए डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी। क्लियर? मींस मेरा कहने का एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे दिस साइड फोर्स लगा रहा है ये 2.34, या फिर ऊपर को लगा रहा है 2.34 न्यूटन की, तो ये नीचे को लगाना चाहिए 2.3 न्यूटन की, 34 न्यूटन की, सो दैट यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो इस पॉइंट पे जीरो आ जाए। तो इसका मतलब फोर्स एट नेट फोर्स एट ए इज इक्वल्स टू फोर्स एट पॉइंट एम। तो ये आ जाएगा 2.34 इज इक्वल्स टू के, यहां पे हम ले लेते हैं चार्ज Q, मैं यहां पे कंसिडर कर लेता हूं कि मैंने यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q, सो के Q इंटू यहां पे जो चार्ज है। अब इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो लाने के लिए मैंने ये दो चार्जेस ले लिए, ये चार्ज और यहाँ पे कितना चार्ज है 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये 20 है ये भी 20 है, तो ये हाफ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर है, पाइथागोरस थ्योरम से, राइट एंगल ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं ना ये वाले जो है। सो 200 का स्क्वायर, तो ये आएगा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो 400 माइनस 100, तो ये आ गया 300 अंडर रूट 300। ये वाली जो वैल्यू वो अंडर रूट 300 आई, मीन्स 10 रूट 3। सो इसको आप लिख सकते हो 10 रूट 3 सेंटीमीटर। क्लियर? ये जो वैल्यू आई है पाइथागोरस थ्योरम से आप खुद निकाल सकते हो 10 रूट 3 सेंटीमीटर। सो 10 रूट 3 सेंटीमीटर को स्क्वायर कर देंगे इसका, ठीक है। तो यहां से सारी वैल्यूज मेरे को पता है, यहाँ पे k की वैल्यू भी फिल कर सकते हैं, 9 इंटू 10⁹9। सो ये सेंटीमीटर में आया हुआ है अंडर रूट 300 10 रूट 3 सेंटीमीटर, तो इसीलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा मीटर में करने के लिए 10 रूट 3 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर। ये मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जो Q की वैल्यू मुझे मिलेगी वो मिलेगी 2.34 इंटू, इसको इधर ले जाओ स्क्वायर करके ले जाओ 100 इंटू रूट 3 10⁻4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6। तो इसके बाद जो इसको सोल्व करेंगे तो Q की जो वैल्यू आएगी, तो इसको सॉल्व करने के बाद Q की जो वैल्यू आएगी 0.39 इंटू 10⁻6 कूलम, तो मतलब 0.39 माइक्रोकूलम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। सो आप देख सकते हो, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, ज्यादा कुछ
टफ नहीं है ये, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, आगे हम चलने आने वाले टाइम में इस जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे। बट इस क्वेश्चन में मैं फिर से एक बार हिंट दे देता हूँ आपको। हमने किया क्या है, हमारे पास 3 चार्जेस थे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, ये 2 चार्जेस सेम थे, इसीलिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो जनरल फॉर्म में भी निकाल दिया है। 2 चार्जेस सेम है, हमें पता है जितनी फोर्स ये इस पे लगाएगा उतनी फोर्स ये इस पे लगाएगा। ये मैंने यहाँ पे पहले स्टेप में यहाँ पे फोर्सेस लिखी थी, तो फोर्सेस ये दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। अब ये दोनों फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना जरूरी है इस पॉइंट पे नेट फोर्स निकालने के लिए। सो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको पता है यही होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा मैग्नीट्यूड में। तो इसको जब मैंने जनरल फॉर्म में सॉल्व किया तो मेरे पास कुछ ये वैल्यूज आ गई, यहाँ तक ये वैल्यूज आ गई। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद भी रखनी है तो रख सकते हो, बहुत बेटर है अगर आप याद रख लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज हो जाएगी कि 2 चार्जेस यहाँ पे सेम पड़े हुए हैं तो इस पे कितनी फोर्स लगनी चाहिए। तो ये वैल्यू है वो √2f × √1 + cos थीटा। तो सारी वैल्यूज को मैंने जब से फिल कर दिया, f' की वैल्यू है k q1 q2/r²। q1 q2 मीन्स qa और qb, कोई भी ले लो, qa qb ले लो, चाहे qc qa ले लो, सेम ही आएगी फोर्स, सेम ही है यहाँ पे। और इसकी वैल्यू निकाल दी हमने फोर्स की। अब हमने बोला है कि यहाँ पे क्या चार्ज होना चाहिए कि नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो जाए। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो दोनों फोर्सेस को मैंने इक्वल ले लिया, तो ए के ऊपर वैसे हमने फोर्स निकाली हुई है, और जो एम के ऊपर फोर्स है वो लिख देंगे यहाँ पे के क्यू इंटू दिस चार्ज ओवर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो वहां से हमारे पास क्यू की वैल्यू हो गई 0.39 माइक्रो कूलम। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और आने वाले न्यूमेरिकल्स को भी अच्छी तरह से कीजिए। सारे लेक्चर्स जो है वो 1 by 1 आप देखते जाइए। थैंक यू।